बदचलन औरत अंतिम भाग। अब दीपक किसी भी तरह काजल के पास संदेश पहुंचाना चाहता था। एक दिन दीपक मौका पाकर मोहन के हाथ से काजल के पास एक चिट्ठी भिजवाता है कि वो काजल से मिलना चाहता है। काजल, बस एक बार रात में बगीचे के पास मिलो। काजल रात को बगीचे में दीपक से मिलने गई और दीपक ने रोते हुए काजल को गले से लगा लिया और बोला, काजल, ब्याह मत कर, मना कर दे इस ब्याह के लिए। कुछ दिन बस मेरा इंतज़ार कर ले। पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुझसे ब्याह कर लूँगा। मैं कुछ नहीं कर सकती दीपक, अब कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं तुझे भूल जाऊँगी और वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी, नहीं तो मेरे पिताजी अपनी जान दे देंगे। मेरा और तुम्हारा साथ बस इतना सा ही था। मैं अब अपने माँ बाप को और धोखा नहीं दे सकती। और इतना कहकर काजल ने खुद को दीपक की बाहों से छुड़ाया और चली गई। दीपक वहीं बगीचे में घुटनों के बल रोता रह गया। कुछ दिनों में काजल का ब्याह हो गया और उसकी विदाई में दीपक ने बहुत आंसू बहाए। जब काजल दोबारा ससुराल से अपने मायके लौटी तो उसे पता चला कि उसकी शादी के 2 दिन बाद ही दीपक ने अपने गांव जाकर नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये खबर सुनकर काजल बहुत रोई और मन ही मन उसने दीपक से माफ़ी मांगी। काजल के मन में डर बैठ गया था कि मैंने दीपक को तो खो दिया है, पर अब मैं अपने पति पत्नी के रिश्ते को बचाऊंगी। अब काजल दोबारा ससुराल पहुंची। उसका ससुराल में अब मन लगने लगा था, क्योंकि उसके पति करण का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो काफ़ी खुशमिजाज और मिलनसार था। वो काजल का भी बहुत ख्याल रखता था। लेकिन करण के माँ बाप नहीं थे। उसे उसकी बड़ी बहन रेनू ने ही अपने घर आसरा दे रखा था। चूँकि रेनू निसंतान थी, इसीलिए वो करण को अपने बेटे जैसा और काजल को बहू की तरह मानती थी। करण एक बस कंडक्टर था। आमदनी इतनी हो जाती थी कि वो काजल को खुश रख सकता था। इसी तरह 3 साल बीत गए, लेकिन काजल की गोद ना भरी। अब रेनू को ये लगने लगा कि कहीं काजल भी उसकी तरह निसंतान ना रह जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद भगवान ने काजल की सुन ली। खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को 3 महीने ही बीते थे कि एक दिन करण की बस का एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी मुसाफिर हताहत हुए, कुछ की मौत भी हो गई और मरने वाले लोगों में बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे। इस खबर से काजल बिल्कुल हिल गई। उसे लगने लगा था कि शायद वो सिर्फ दुख झेलने के लिए ही पैदा हुई है। इसी तरह पति की मौत का दुख झेलते हुए काजल ने कुछ महीनों बाद एक लड़की को जन्म दिया और प्यार से उसका नाम अवनी रखा। लेकिन अब भी काजल के दुखों का सिलसिला थमा नहीं था। उसे ये तो पता था कि उसका नंदोई राजन अच्छे चरित्र का आदमी नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उस पर भी खराब नीयत रखता है। एक दिन दोपहर के समय काजल घर में अकेली थी। वो अवनी को सुलाकर दोपहर का खाना बनाने जा रही थी। रेनू बाजार गई हुई थी। इतने में राजन घर आया और उसने देखा कि रेनू घर पर नहीं है। वो तो इसी मौके की तलाश में था। उसने काजल को अकेली पाकर घर का दरवाज़ा बंद किया और पीछे से जाकर उसे दबोचने की कोशिश करने लगा। लेकिन काजल ने अपने आप को बचा लिया और वो हट गई। लेकिन अपना वार खाली देख राजन गुस्से से लाल होकर बोला, आज तो चाहे जो हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो रेनू भी घर पर नहीं है, तुझे भला कौन बचाएगा।
ये सुनकर काजल गिड़गिड़ाते हुए अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी, लेकिन वो राक्षस कहाँ मानने वाला था। इतने में बच्ची जाग उठी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब पड़ोस में रहने वाली काकी ने अपने घर से आवाज़ दी, क्यों री रेनू, बच्ची को क्यों रुला रही है। तभी काजल राजन से बोली, आपने अगर कोई हरकत की तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला लूँगी। अगर हिम्मत है तो चिल्ला और बुला ले सबको। राजन बोला, मैं सच कह रही हूँ, कोई लिहाज नहीं करूँगी। काजल फिर से बोली, लेकिन तब भी राजन नहीं माना। मजबूर होकर काजल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी राजन दांव खेल गया और उसने सबसे ये कहा कि ये ही मेरे गले पड़ रही थी, क्या करे, बेचारी जवान खून है। जवानी संभाली नहीं हो रही थी। जवानी के जोश में इसने ये भी ना देखा कि मैं इसके बाप के समान हूँ। कहने लगी, हल्ला मचा देगी। मैंने बहुत समझाया कि ऐसी हरकतें भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देती, लेकिन ये कहाँ मानने वाली थी। बस लिपटने लगी मुझसे। मैंने मना किया तो हल्ला मचाकर आप सबको बुला लिया। कलंकनी कहीं की, कुलच्छनी कहीं की, जा कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर, बदन की आग ठंडी हो जाएगी। ये सुनकर काजल चुप ना रह सकी और बोली, ये आदमी झूठ बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसी समय रेनू भी आ गई और ये सब तमाशा देखकर वहीं करम पर हाथ धरकर बैठ गई। फिर बोली, आप सब लोग जाइए, मैं सब संभाल लूँगी। ये देखकर काजल बोली, जीजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। रेनू बोली, दोष तो सीता माता का भी नहीं था, फिर भी अग्नि परीक्षा भी तो उन्होंने ही दी थी। मुझे पता है कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन तू ये क्यों भूल रही है कि ये समाज पुरुषों को बनाया हुआ है, जो वो चाहेंगे वही होगा। उस समय तो रेनू इतना बोलकर चुप रह गई, लेकिन रात को उसने काजल से कहा कि मैं कब तक तुझको बचाती रहूँगी, तू ऐसा कर, बच्ची को यहीं मेरे पास छोड़कर शहर चली जा, और जब शहर में तेरे रहने की व्यवस्था हो जाए तो आकर तू अपनी बच्ची को भी ले जाना, मैं सब संभाल लूँगी। और रातों रात रेनू ने काजल को कुछ पैसे देकर शहर जाने वाली बस में बैठा दिया। इधर राजन को मौका मिल गया और उसने काजल को बदनाम करने के लिए ये कह दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है। खानदान का नाम बदनाम कर दिया। और राजन ने काजल के पिता से कहा कि बच्ची को ले जाए, हम उसे नहीं रखेंगे। काजल के पिताजी अवनी को साथ ले आए, लेकिन सौतेली माँ ने भी पालने से मना कर दिया। मोहन की माँ नन्ही सी बच्ची को ना छोड़ सकी और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। उधर शहर में जब तक काजल के पास पैसे थे तो वो जी रही थी, लेकिन पैसे ख़त्म होने के बाद वो भूखों मरने लगी। एक दिन इसी तरह भूखी प्यासी वो सड़क के किनारे जा रही थी और चक्कर खाकर वहीं सड़क पर गिर गई। सड़क किनारे एक छोटी सी गुमटी में लुहार अपना काम कर रहा था। उसने काजल को बेहोश देखा तो उसके मुंह पर पानी छिड़का। काजल होश में आई तो उसने पूछा, तुम कौन हो बहन, तुम्हारे साथ में कौन है? तब काजल ने अपनी राम कहानी उस लोहार को सुना दी। वो लोहार बोला, बहन तुम यही रह सकती हो, मेरा हाथ बटा दिया करो।
और जो रूखी सूखी पकाओगी वह तुम भी खाया करो और मुझे भी दे दिया करो। इस तरह काजल उस लोहार के संग उसकी बहन बनकर रहने लगी। अब जब काजल के जीवन जीने की लिए व्यवस्था बन गई तो वह एक बार फिर रेणु दीदी के पास अपनी बच्ची लेने के लिए आई। लेकिन उस समय रेणु दीदी घर पर नहीं थी और राजन घर पर मिला। उसने काजल से झूठ बोल दिया कि तुम्हारी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। अब काजल मजबूर होकर फिर से वापस शहर लोहार के पास लौट गई। लेकिन एक दिन राजन गांव से शहर आया तो उसने काजल को उस लोहार के संग देख लिया। उसने सारे गांव में ये कह दिया कि वो किसी लोहार के साथ मुंह काला करती फिरती है। वो उल्टा ही थी। गांव के एक दो लोग और भी शहर गए तो उन्होंने भी काजल को लोहार के संग देखा तो गांव वालों को लगा कि राजन सही कह रहा था, काजल ही बदचलन औरत है। इस तरह राजन सही साबित हो गया और काजल बदचलन औरत साबित हो गई। इधर काजल की किस्मत ने उसे फिर धोखा दे दिया, क्योंकि कुछ दिन बाद वह लोहार भी किसी बीमारी की वजह से मर गया और एक बार काजल फिर अकेली हो गई। लेकिन इस बार वो अनाथालय में अनाथ बच्चों का सहारा बनकर उनकी सेवा करने लगी। वो इसके लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना लेती थी। उसे रहने के लिए वहीं जगह मिल गई थी। लेकिन जब उसका शरीर कमज़ोर होने लगा तो वो ऋषिकेश चली गई और वहाँ उसने वृद्धाश्रम में सहारा लिया। इधर जब मोहन की शादी हो गई तो दोनों पति पत्नी ने अवनी को माँ बाप की तरह संभाल लिया। मोहन को भी काजल की पूरी सच्चाई पता नहीं थी। उसे तो बस वही मालूम था जो समाज ने उसे बताया था। उसने अवनी को भी वही बताया। लेकिन जब काजल जीजी मोहन को मिली तब उसे सारी सच्चाई मालूम हुई। इसीलिए अवनी बेटा माफ़ कर दे उस अभागन को। कितने कष्ट झेले हैं उसने। आज उसके सीने से लगकर उसके सभी कष्टों का निवारण कर दे। मोहनलाल जी अवनी से बोले। ये सुनकर अवनी फूट फूट कर रोने लगी और मोहनलाल जी से बोली, मामा जी मुझे माँ के पास ले चलिए। मोहनलाल जी अवनी को काजल के पास ले गए। काजल बाहर पेड़ के पास बने चबूतरे पर बैठकर रो रही थी। अवनी फौरन जाकर काजल से लिपटकर बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ। तब काजल बोली, मैं बदचलन औरत नहीं हूँ बेटा, मैं बेकसूर हूँ बेटा, मैं जानती हूँ माँ। अवनी बोली। और दोनों माँ बेटी ऐसे ही लिपट कर रोते रहे। आखिर काजल की क्या गलती थी कि उसकी माँ उसके पैदा होते ही मर गई? फिर इसमें उसका क्या दोष? या फिर उसने दीपक से प्यार किया? क्या प्यार करना गुनाह था कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी वह खुशी भी छीन ली थी? गलत काम उसके नंदोई ने किया और इल्ज़ाम उस पर बदचलन औरत का आया। क्या वह इस बेचारी औरत के साथ सही था? पूरा जीवन वह इस भ्रम में जीती रही कि उसकी बच्ची मर चुकी है। क्या यह अन्याय नहीं था उसके साथ? आखिर कब तक यह समाज एक औरत को सिर्फ गलत ठहराता रहेगा, बगैर यह जाने कि उसके हालात और सच्चाई क्या है? मुझे लगता है हमें इस विषय पर सोचना चाहिए। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।